नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद हर फैसला चौंका रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार में 17 नए चेहरों पर दांव खेलने के बाद ब्यूरोक्रेसी में भी बड़ा बदलाव किया गया है। ब्यूरोक्रेसी में सबसे बड़ा बदलाव, सुधांशु पंत होंगे नए मुख्य सचिव। मूल कैडर में आने की मिली मंजूरी। 1991 बैच के आईएएस अधिकारी सुधांशु पंत राजस्थान के मौजूदा मुख्य सचिव उषा शर्मा की जगह लेंगे। मौजूदा मुख्य सचिव उषा शर्मा का कार्यकाल आज ही खत्म हो रहा है। सुधांशु पंत वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत थे। अब जान लेते हैं कौन है सुधांशु पंत। 1991 बैच के राजस्थान कैडर के अधिकारी, जयपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा में कलेक्टर रहे। जलदाय और कृषि विभाग में कमिश्नर रहे। वन पर्यावरण विभाग में प्रिंसिपल सचिव रहे। पीएचईडी में अतिरिक्त मुख्य सचिव भी रहे। राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन रहे। लखनऊ के रहने वाले सुधांशु आईआईटी से बीटेक है। गहलोत सरकार में एचसीएम रीपा में भेज दिया गया था। इसके बाद पंत दिल्ली चले गए थे। भजन सरकार ने केंद्र सरकार को पंत के नाम की सिफारिश भेजी थी। मंत्रिमंडल विस्तार की रात को केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सुधांशु पंत को उनकी मूल कैडर जाने की इजाजत दे दी। बता दें कि उषा शर्मा का कार्यकाल 30 जून 2023 को ही समाप्त हो गया था, लेकिन केंद्र सरकार से 6 महीने का एक्सटेंशन मिलने के बाद उनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया था। सरकार बदलते ही मुख्य सचिव की दौड़ शुरू हो गई। वर्षता में सुधांशु 7वें नंबर के आईएएस अफसर हैं। ये अफसर भी रेस में थे। आईएएस संजय मल्होत्रा, आईएएस वी श्रीनिवास, आईएएस राजेश्वर सिंह, शुभ्रा सिंह, आईएएस अभय कुमार, आईएएस रोहित कुमार। पहले संजय मल्होत्रा का नाम सबसे आगे था। वे वित्त मंत्रालय में रेवेन्यू विभाग में तैनात है। मल्होत्रा बजट से जुड़े कामों में लगी है, लिहाजा केंद्र उन्हें रिलीव नहीं किया। इसके बाद राज्य सरकार ने मुख्य सचिव के लिए सुधांशु पंत के नाम की सिफारिश भेजी थी। उषा शर्मा के बाद एक बार फिर ब्राह्मण अफसर को मुख्य सचिव बनाया गया है। माना जा रहा है कि पंत की नियुक्ति जातिगत समीकरण साधने के लिए भी की गई है। सुधांशु पंत को वित्तीय व्यवस्थाओं में बेहतर अनुभव है, जिसका फायदा भी भजनलाल सरकार को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और ये बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। फागी पीएचईडी के अधिकारियों का बड़ा फर्जीवाड़ा। फागी जेजेएम योजना के 60 करोड़ के प्रोजेक्ट में फर्जीवाड़ा किया गया है। फागी के मंडोर के लोगों को नहीं मिल रहा जेजेएम योजना का पानी। अधिकांश जनता को 10 दिन में एक बार मिलता है पेयजल। जेजेएम का पानी ठेकेदार कैलाश चौधरी की फैक्ट्री और खेतों में होता है सप्लाई। कांग्रेस ब्लॉक महासचिव के पद पर भी है ठेकेदार कैलाश चौधरी। ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय शिकायत की है। लोगों का आरोप, बीजेपी को वोट देने वालों को नहीं दिए जा रहे कनेक्शन। तो फागी से इस वक्त की बड़ी खबर। जेजेएम योजना के 60 करोड़ के प्रोजेक्ट में यह फर्जीवाड़ा किया गया है। फागी के मंडोर के लोगों को बताया जा रहा है कि जेजेएम योजना में पानी नहीं मिल रहा है। 60 करोड़ के प्रोजेक्ट में यह फर्जीवाड़ा हुआ है। लोगों का आरोप है कि बीजेपी को वोट देने की वजह से उन्हें पानी नहीं दिया जा रहा। ज्यादातर लोगों को 10 दिन में सिर्फ एक बार पानी दिया जाता है। जेजेएम का पानी ठेकेदार की फैक्ट्री और खेतों में पानी सप्लाई हो रहा है। ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय शिकायत की है। जयपुर के पास ही पड़ता है फागी, जहां से बड़ी खबर इस समय
राकेश शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। राकेश, क्या है ये पूरा मामला? क्योंकि गंभीर आरोप है, जो ठेकेदार है उसके अपने खेतों में पानी सप्लाई हो रहा है, लोगों को पानी मिल नहीं रहा है, 60 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वोट नहीं देने पर काम नहीं करने का आरोप है। डिटेल से समझना चाहेंगे क्या है पूरा मामला? देखिए आसिफ, ये अब तक का राजस्थान का सबसे बड़ा ऐसा एक मामला सामने आया है जिसमें ठेकेदार जो काम करवा रहा है वो जल जीवन मिशन योजना के पानी को अपने खेतों में 4 इंची की पाइपलाइन डाल करके सरकारी टंकी से सप्लाई कर रहा है। साथ ही अपनी फैक्ट्रियों में भी ये पानी जा रहा है। ये पाइपलाइन जलदाय विभाग के अधिकारियों द्वारा बिछाई गई है और जनता जो है उसको 10 दिन में 1 दिन पानी मिल रहा है, यानी आम आदमी पानी के लिए तरस रहा है। चूंकि जो ठेकेदार कैलाश चौधरी जिसका नाम है, हमने उनसे बात भी की है और उन्होंने कहा है कि जो पानी की सप्लाई लाइन है वो उन्होंने अधिकारियों के साथ बातचीत करने के बाद लगाई थी। चूंकि किसी तरह का कोई सरकारी कनेक्शन नहीं है, ये अवैध लाइन थी, ये विभाग के अधिकारियों का कहना है। और अवैध लाइन को जब न्यूज 18 की टीम वहां पहुंची और कैमरे में कैद किया तो जलदाय विभाग के अधिकारी आनन फानन में इस लाइन को उखाड़ने वहां पहुंचे भी हैं और इसको उखाड़ने की कोशिश भी शुरू की जा रही है। चूंकि जो पानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार आम आदमी के लिए उपलब्ध करवाना चाहती है, वो पानी आम आदमी को नहीं मिलकर के ठेकेदार की खेती के कार्य और उसकी फैक्ट्रियों के काम में लिया जा रहा है। चूंकि जो ये 60 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 161 गांवों में जो पानी की सप्लाई होनी है, लेकिन जिस तरीके से वहां पर लोगों का आरोप है कि जो ठेकेदार खुद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का महासचिव है और ऐसे में वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ज्यादा प्राथमिकता कनेक्शन पर दे रहा है और जो बीजेपी को वोट देने वाले हैं उनको पानी के कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। यानी जनता पानी के लिए तरस रही है और अब इसकी उच्च स्तरीय शिकायत सरकार से भी की गई है, प्रधानमंत्री से भी की गई है। और इस मामले में अब जलदाय विभाग के जो अधिकारी हैं जिन्होंने ये पाइपलाइन बिछाई है, कनेक्शन जारी किए गए, क्योंकि कनेक्शन जो हुए हैं अवैध वो पंप हाउस, सरकारी पंप हाउस से हुए हैं, सरकारी टंकी से हुए हैं, बीसलपुर पेयजल योजना का पानी है। यानी जिस तरीके से राकेश, जहां शिकायत की गई है, डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया, किस स्तर पर शिकायत की गई है, क्या एक्शन हुआ इस मामले में? बिल्कुल, देखिए वहां पर जेसीबी मशीनें अभी पहुंचने की जानकारी हमें मिली है और जेसीबी मशीनों के द्वारा जो लाइन ठेकेदार के खेतों में गई है और जो उसकी फैक्ट्रियों में गई है उनको खोदने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। चूंकि ये एक ऐसा मामला है जिसमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार की एजेंसियां भी बहुत गंभीरता से राकेश, इस पूरे घटनाक्रम पर आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। टोंक शहर में एक बार फिर अवैध बूचड़खानों को बंद करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। दरअसल आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नगर परिषद अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई नहीं कर रहा, लेकिन नई सरकार आने के बाद अवैध बूचड़खाने हटाओ समिति ने सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया से मिलकर बूचड़खानों पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। इसके बाद सांसद की तरफ से कलेक्टर को फोन कर आबादी क्षेत्र में अवैध बूचड़खानों को बंद करने के लिए कहा गया है। आरोप है कि एनजीटी के आदेश पर अवैध बूचड़खानों को बंद किया गया था, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से इन पर कोई रोक नहीं लगी। आपको बता दें कि टोंक नगर परिषद क्षेत्र में करीब 2 लाख की आबादी है, जिसमें शहर की 70% आबादी मांसाहारी है। इसके लिए 200 पशुओं के मांस की खपत हर रोज होती है। यहां 300 मीट की दुकानें बिना लाइसेंस के चलती हैं। मैं समझता हूं कि ये आज का नहीं, बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है और जिस दिन 2014 में सांसद बना था उस टाइम भी ये काफी जोर से मुद्दा उठा था। अभी जिस हिसाब से शहर के अंदर में अवैध बूचड़खाने बंद कराने के लिए कमेटी बनी है और शहर के लोग काफी उसमें जुड़े हैं, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि मेरे टोंक से जब कोई निकले तो उस आदमी को पता लगना चाहिए मैं टोंक से जा रहा हूँ। यहाँ उल्टा पता लगता है कि एकदम जब बदबू आती है तुरंत आदमी रुमाल मुंह पे लगाता है। ये हालत थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिए, नगर परिषद नगर पालिका भी, एसडीएम ने भी, उसने मौके की रिपोर्ट जारी कर दी। जो आज से कुछ दिन पहले एक नेगोशिएशन हुई थी कि अगर कोर्ट में इन्हें लिख के दे दिया था कि अगर वहां पर कोई भी अगर आपको कुछ पूछ पड़ी पाए, सींग पड़ा पाए, कोई मांसपेशी हो, कोई हड्डी हो, तो हम इसे मानेंगे कि अवैध चल रहा है। राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट का सेक्शन 271 ये कहता है कि किसी भी आवासीय या आबादी इलाके में या म्युनिसिपल पेरिफेरी में किसी तरीके से भी कोई स्लॉटरिंग नहीं हो सकती। वो जो इलाका है वो आबादी इलाका है, म्युनिसिपल पेरिफेरी में है, तो वहाँ किसी भी तरीके से लीगल स्लॉटरिंग नहीं हो सकती है, पहली चीज़।
भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, जिसमें राजसमंद से किसी भी विधायक को प्रतिनिधित्व नहीं मिला। इसके बाद कांग्रेस बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है, जबकि बीजेपी नेताओं को उम्मीद है कि अगले मंत्रिमंडल विस्तार में 4 में से किसी भी विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि राजसमंद जिले की 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि जिले से किसी को मंत्री बनाया जा सकता है। मंत्रिमंडल का गठन करना पड़ा और उसमें मात्र 1 महिला का नंबर मिला। साथ ही और मैं कहना चाहता हूं कि राजसमंद जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र है। चारों विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सभी एमएलए जीत के रहे और चारों में से किसी का भी मतलब राजसमंद की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया और एक भी ऐसा उनको लायक आदमी नहीं लगा। उन्होंने राजसमंद जिले से किसी को भी एक मंत्री के लायक समझा। बिल्कुल राजसमंद जिले को मिलनी चाहिए। हो सकता है अगले जो विस्तार है उसमें राजसमंद जिले का नंबर आए, अभी नहीं आया वो ठीक बात है। मगर मेवाड़ को जो जिस तरह से 2 कैबिनेट और मिले हैं ट्राइबल क्षेत्र में जहां हम थोड़ा कमजोर रहे, वहां से जो 2 कैबिनेट मंत्री दिए गए और हमारी अपेक्षा है कि हमको मिलना चाहिए, क्योंकि हमने पूरे जिले से कांग्रेस को सफाया किया है। मंत्री बनने के बाद बाबूलाल खराड़ी ने बड़ा बयान दिया है। न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में धर्मांतरण की गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाएगा। भजनलाल सरकार में एक ऐसे मंत्री भी हैं जो आज भी कच्चे घर में रहते हैं, सादा जिंदगी जीते हैं। नाम है बाबूलाल खराड़ी, जो कि झाड़ोल विधानसभा क्षेत्र से जीत करके लगातार आ रहे हैं। खराड़ी साहब, कैसा लग रहा है जब एक गरीब आदमी, बीजेपी का कार्यकर्ता, संघ का स्वयंसेवक कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेता है, तो कितनी खुशी हुई? देखिए, खुशी होना एक अलग विषय है, लेकिन अब जिम्मेदारी मिली है तो हमको क्षेत्र की जनता के लिए, राजस्थान के लिए कुछ अच्छा काम करना है। इस क्षेत्र में धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा रहा है और आपने काफी अच्छा काम भी वहां पर किया है। ऐसे दौर में जब भगवान राम का दिव्य मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही, तो आप क्या सोचते हैं किस तरह से इस इलाके में जो कन्वर्जन है उसको रोकने की कोशिश होगी? देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए भी है। जो भोले भाले लोग हैं, उन लोगों को कुछ लोग सेवा के नाम से आते हैं, शिक्षा के नाम से आते हैं और प्रलोभन दे करके उन लोगों का धर्मांतरण करते हैं। धर्मांतरण करना एक अलग विषय है, लेकिन धर्मांतरण होने के बाद आस्था बदलती है। आस्था बदलने के बाद में केवल वो आस्था ही नहीं बदलती है, वो इस देश की मुख्य धारा से कट जाता है। वो ये कहता है कि मैं यहाँ का संविधान नहीं मानूंगा, मैं तुम्हारे साथ ठीक से रह नहीं पाता हूँ। वो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है और इस प्रकार से गलत प्रलोभन दे करके धर्मांतरण हो रहा, वो हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है। वो रुकना चाहिए। हम सब लोग मिल करके वहाँ के लोगों को, क्योंकि ये जहाँ तक भी जाते हैं तो एक तो बीमारी के नाम से, इलाज के नाम से जाते हैं और ये कहते हैं कि भाई यीशु का नाम लो तो ठीक हो जाओ, कोई प्रार्थना बोलो तो ठीक हो जाओ। इससे ठीक होते तो ये हिंदुस्तान में जितने भी हॉस्पिटल हैं, महंगे महंगे हॉस्पिटल, और जिस प्रकार से अच्छी पढ़ाई करके आदमी डॉक्टर बनता है, विशेषज्ञ होता है और उसके बाद में उस बीमारी का विशेषज्ञ होकर के उसका इलाज करता है, तो फिर ये बंद कर दे, केवल हम प्रार्थना करके ही ठीक हो जाएं। तो गलत प्रकार से उन अनपढ़ और भोले भाले लोगों को भ्रमित करके, धर्मांतरित करके देश को तोड़ने का काम हो रहा है, वो ठीक नहीं है। क्या आप ये मांग भी करेंगे कि जो धर्मांतरित जो लोग हैं उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलना चाहिए? देखिए, आपने देखा होगा देश भर में डी लिस्टिंग का मुद्दा चला और बड़े बड़े सम्मेलन हुए, प्रदेश स्तर भी हुए, जिलों पे भी हुए। और जो आदिवासी है जो अपनी ये मांग कर रहा है कि जो आदिवासी है और उसने धर्मांतरण कर लिया तो वो आदिवासी नहीं है, उसको जो सुविधाओं का लाभ मिलता है उससे हटाना चाहिए, क्योंकि वो ईसाई बन गया तो वो आदिवासी नहीं रहा, उसका नाम बदल जाता है, आस्थाएं बदल जाती हैं, तो वो आदिवासी नहीं रहा, तो उसको उसका रिजर्वेशन लाभ नहीं मिलना चाहिए। और ये सारी चीज़ें होगी। डीलिस्टिंग का कानून केंद्र भी ऐसा समाज दबाव बना रहा है, तो आएगा। जब ये कानून आएगा तो निश्चित रूप से इस पर रोक लगनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायर, न्यूज 18 जयपुर।
कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे किरोड़ीलाल मीणा ने बालाजी महाराज के दर्शन किए और प्रदेश में अमन चैन की कामना की। इससे पहले उन्होंने दौसा के नांगल प्यारीवास में रात्रि विश्राम किया और उसके बाद मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने पहुंचे। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शन करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी बालाजी महाराज में गहरी आस्था है। मंत्रियों के विभागों के बंटवारे के सवाल पर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री स्तर का काम है। बालाजी मैं बाल्यकाल से आता हूँ। मेरे बालाजी के प्रति बहुत आस्था है और नियमित रूप से आता रहता हूँ। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, तो बालाजी का आशीर्वाद लेने के लिए आए। कैबिनेट का विस्तार कब संभव हो पाएगा? विस्तार तो हो गया, मंत्रालय तो मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं। साल के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण हुआ। पीएम मोदी के मन की बात का ये 108वां एपिसोड था। इस एपिसोड में पीएम मोदी ने कई अहम बातों पर चर्चा की। खासकर उन्होंने युवाओं को फिट रहने का संदेश दिया। देशवासियों को नए साल 2024 की शुभकामनाएं भी दी। तो आज इस साल का मन की बात कार्यक्रम का आखिरी एपिसोड था और इस एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर युवाओं को संदेश दिया। कहा उन्हें फिट रहना चाहिए, उनकी फिटनेस पर जोर दिया, साथ ही साथ नए साल की शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ओटीएस स्थित निवास पर पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर, गजेंद्र खीमसर, सांसद भागीरथ चौधरी, राज्य मंत्री मंजू बाघमार और ओटाराम देवासी भी मौजूद रहे। आने वाले समय में रामनगरी अयोध्या का पूरी तरह से कायाकल्प हो जाएगा, क्योंकि अयोध्या में नई टाउनशिप बसाने की तैयारी की गई है। आने वाले 10 सालों में 85,000 करोड़ से अयोध्या की पूरी सूरत बदलने जा रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। अयोध्या के कण कण में प्रभु श्री राम का वास है। अयोध्या के राजा करोड़ों लोगों के दिलों में बसते हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अब ज्यादा वक्त नहीं है। अयोध्या पूरी तरह राममयी हो गई है। फिजा में राम नाम की गूंज सुनाई पड़ती है। 12 जनवरी को रामलला अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे, जिसके बाद तो यहाँ देश विदेश से श्रद्धालुओं का मेला लगने वाला है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में रोजाना करीब 3 लाख भक्तों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। अयोध्या में सड़क हो, रेल हो या हवाई यात्रा, हर जगह बेहतर सुविधाएं दी गई हैं। अयोध्या आने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए तमाम सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है। राम मंदिर के बनने से अयोध्या में विकास ने पूरी रफ्तार पकड़ रखी है। प्रभु श्री राम के धाम अयोध्या का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। अयोध्या 2019 से पहले आज की अयोध्या में जमीन आसमान का अंतर है। आने वाले 10 सालों में तो राम नगरी का पूरी तरह से कायाकल्प हो जाएगा। जहां अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो वहीं अब अयोध्या में नई टाउनशिप बसाने की योजना तैयार कर ली गई है। 1200 करोड़ एकड़ में इस टाउनशिप का निर्माण होगा। अयोध्या के लिए मास्टर प्लान 2031 तैयार किया गया है। इसके तहत अयोध्या का पुनर्विकास 85,000 करोड़ के निवेश के साथ अगले 10 सालों में पूरा किया जाएगा। 1200 करोड़ एकड़ में जो टाउनशिप बनेगी, उसका अगले 5 सालों में 2200 करोड़ रुपए के निवेश के साथ विकास होगा।
भगवान राम की अयोध्या को एक आध्यात्मिक केंद्र, वैश्विक पर्यटन स्थल और भव्य स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किया जा रहा है। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। रहने के लिए आश्रम, होटल, गेस्ट हाउस, मठों की व्यवस्था होगी। इसके अलावा पौराणिक सरयू नदी और उनके घाटों पर बुनियादी ढांचे के विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। विकास के इस रोड मैप में अयोध्या विकास अथॉरिटी के 875 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन विकास का लक्ष्य है। मास्टर प्लान के मुताबिक 133 वर्ग किलोमीटर के शहरी क्षेत्र और 31.5 वर्ग किलोमीटर का कोर सिटी क्षेत्र शामिल है। आने वाले समय में अयोध्या नगरी आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रही है, तो वही वैश्विक पर्यटन स्थल भी बन सकता है। मंदिर के आसपास के इलाकों को ऐतिहासिक धरोहर की तर्ज पर पुनर्विकसित किया जा रहा है। सरयू नदी पर रिवर फ्रंट के विकास के साथ वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना भी प्राथमिकता में है। श्रद्धालुओं के लिए 5 कोसी, 14 कोसी और 84 कोसी परिक्रमा मार्गों में पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराना, जल, सीवर, बिजली, यातायात को विकसित करना इस प्लानिंग में शामिल है। तो इस तरह रामनगरी में विकास कार्यों को रफ्तार देने का काम चल पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ये खबर अयोध्या से। भगवान राम की नगरी में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश और दुनिया से कुछ न कुछ अनोखी चीजें सामने आ रही है। माता जानकी के शहर नेपाल से पवित्र नदियों का जल अयोध्या पहुंचा है, जिससे 27 दिसंबर को नेपाल से रथ यात्रा के रूप में नेपाल के श्रद्धालु लेकर निकले थे और आज भगवान राम की नगरी में कार सेवक पुरम में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को सौंपा गया। नेपाल की पवित्र नदियों के जल में माता जानकी के जन्म स्थान के गंगा सागर तालाब का जल भी शामिल है। 251 लीटर जल तांबे के कलश पे लेकर नेपाल के श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं, जिनको राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने स्वीकार करते हुए आश्वस्त किया है कि भगवान राम की नूतन प्रतिमा का अभिषेक नेपाल की पवित्र नदियों के जल से किया जाएगा। जैसे ये नेपाल का सीमाना पूर्व और पश्चिम में मिर्ची से महाकाली तक का है, तो मिर्ची और महाकाली के बीच में जितने भी पवित्र नदियाँ पड़ती हैं, उसके साथ साथ सीता माता का जो मायका जनकपुर है, वहाँ पे गंगा सागर एक तालाब है। उन सब जगहों से पवित्र नदियों का और तालाब का जल इसमें रखा गया है। बहुत बड़ा ये जल तो जैसे सारे नदियों का जल है और ये तांबे का बहुत बड़ा कलश है। ये हम लोग स्पेशल ये प्रभु श्री राम का जो मूर्ति बन रहा है, उसके जलाभिषेक के लिए हम लोग पर्सनल उसको ऑर्डर दे के हम लोग इतना बड़ा कलश बनवाए हैं। अच्छा, ये कहाँ समर्पित होगा? ये रामलला का मूर्ति का जो जलाभिषेक किया जाएगा उसमें ये। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।